जय हिंद स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद भूमि फौजदार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ HBSC का सैम्पल पेपर। आज मैं आप लोगों को HBSC सैम्पल पेपर में से फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ MCQ क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि चाहे वो HBSC हो या CBSE हो, आप सभी की डेट शीट्स आ चुकी हैं। CBSE की अगर हम बात करें तो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को, और HBSC की अगर बात करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 13 मार्च को। ठीक है, तो CBSE वालों के पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं, और देखा जाए तो HBSC वालों के पास भी इतना टाइम नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है आपके साथ सैम्पल पेपर्स के की सॉल्व वीडियो बनाते वक्त। मैं आपको साथ यहाँ पर जितने ज़्यादा हो सके सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट या फिर लास्ट ईयर के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 10th और 12th का कंटेंट लेकर के आऊँगी। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा एक चैप्टर है केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल हो गया सॉल्यूशंस चैप्टर, हो गया इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर, हो गया केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आपको थोड़े से भी नहीं आए ना तो मतलब समझो बिल्कुल नहीं आए। इनके क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप रट लोगे या समझ लोगे, ये चैप्टर पूरी तरह आपको आने चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये चैप्टर ऐसे है ही नहीं जिनको आप रट सको, बायोमोलिक्यूल्स की तरह नहीं है ये चैप्टर। तो अगर ऐसा है कि आपको इन चैप्टर्स में डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि एक महीने में किसी भी टीचर के लिए, अगर आप स्कूल में देखें तो एक महीने में किसी भी टीचर के लिए लास्ट मंथ में आकर के पूरा का पूरा चैप्टर फिर से करवाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स मेनली नहीं भी करवा पाएंगे। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको किसी भी चैप्टर पे स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो मैं वो चैप्टर आपके लिए पूरी तरह डिटेल एक्सप्लेन करूंगी विद सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HBSC का सैम्पल पेपर। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उससे पहले, मैं यहाँ पे अभी HBSC का सैम्पल पेपर करवा रही हूँ जो कि बोर्ड की तरफ से रिलीज हुआ है। कोई अगर CBSE का स्टूडेंट है और वो बोले मैम मैं तो CBSE से हूँ तो फिर मैं HBSC वाला क्यों करूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। चाहे मैं कितने भी 12th के, अगर मैं आपको बोलूँ कि 12th का सैम्पल पेपर है या फिर 12th का लास्ट ईयर, आपको ये नहीं देखना कि वो HBSC है CBSE है कौन सा बोर्ड है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा आप ही के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ना दोनों का सिलेबस सेम है, टॉपिक चैप्टर्स और जितने भी कटने हैं वो सब कुछ सेम है आपका। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो आप ही के लिए ज़रूर। तो फिलहाल तो हम MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 हम करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए, पार्ट 3 में हम 5 मार्क्स क्वेश्चंस प्लस जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। हम सबको पता है कि हमारे पास जो फेजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। सॉलिड फेज में हम सबको पता है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड में हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होती। गैस में हमारे पास ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। जब भी हम कॉपर को गोल्ड में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्टेंट कौन से फेस में आए। ऑब्वियस ये बात है, गोल्ड है AU, तो हमेशा सॉलिड फेज में ही आएगा। सेकंड हमारे पास है ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो आपको लिक्विड फेस आएगा। थर्ड है कैंपौर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में आप कोई कुछ भी करते हो तो गैसेस स्टेट में ही आपको रिजल्ट होगा। गैसेस स्टेट कौन से में आते हैं, गैस में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें हमें पूछा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है कौन सा एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर A। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ KH फॉर अ गैस। KH क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि KH यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल
फ्रैक्शन, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है और हेनरीज कांस्टेंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर इन दोनों की वैल्यूज में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट उतना ही करेगा, इक्वल, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हेनरीज कांस्टेंट की भी डिक्रीज होगी। तो देखिए, कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर नो, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने बोला था अगर कोई भी चेंज आता है तो वो दोनों में साइमल्टेनियसली आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन ए, यही होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? क्या होगी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट चले, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। क्लास 10th में भी पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट है। सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लो, अगर मैं Ag की रिएक्शन करती हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हमको ये तो पता है ना कोरोजन किस वजह से होता है, या तो कोई हमारा मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए या फिर वाटर की प्रेजेंस में आ जाए। तो हमारे पास आता है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये तो 10th का कंटेंट है भाई। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब Fe को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मेरे पास सेम आता है Fe2O3। आयरन और भी बोल सकती हूँ मैं इसको, या फिर आयरन ऑक्साइड भी, दोनों ही नाम करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिएक्शन वाटर के साथ कर दो, है ना। तांबे के ग्लास होते हैं, तांबे के मटके होते हैं, हम सब घर में यूज करते हैं। जब हम मतलब स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत शाइन होती है, तो जैसे हम उसमें पानी भरते हैं या फिर बहुत टाइम हो जाता है पानी भरा हुआ रहता है तो उनमें एक ग्रीन कोटिंग जमने लग जाती है। तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि जब भी कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, या इसको क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही रीजन है कोरोजन के, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये भी गलती है ना, बहुत बच्चे करते हैं, इन्हें बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। हमें पता है कि पेपर के टाइम पर है ना आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, और आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने 10th में भी पढ़ा था, मैंने 11th में पढ़ा था और मैंने 12th में पढ़ा था। तो इतने ज़्यादा हम एक तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, ऊपर से प्रेशर भी होता है कि जल्दी जल्दी MCQ है तो टिक टिक करके आगे बढ़ो। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन पढ़ा, कोरोजन किस वजह से होगा, ऑप्शन पढ़ा, सिल्वर की वजह से, हाँ भाई यही टिक कर दो आगे बढ़ो। पर नहीं, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन सा है? डी ऑप्शन। तो इन्हें सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान देना। सारे ऑप्शन पढ़ो, क्या कौन कैसे कह रहा है, पहले ऑप्शंस की तरफ देखो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप आंसर करते वक्त या फिर क्वेश्चन पेपर में बैठते वक्त अपनी टाइमिंग को डिक्रीज कर दो, नहीं, बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अभी से आदत डालोगे ना तो पेपर में बहुत अच्छे से फोकस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं आप लोगों के लिए, तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये हमेशा 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? 0। 0 कभी मॉलिकुलैरिटी नहीं हो सकती, केमिकल रिएक्शन कभी और रेट जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन आर्यन्स इक्वेशन। सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता लगनी चाहिए कि इक्वेशन है क्या। इक्वेशन हमारी होती है log a इज इक्वल्स टू log a -1 अपॉन -EA/R/T, यही होती है। यहाँ पे जो a है मेरा, a किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। देखो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूले से ना उसने ये पूछ लिया कि यहाँ पे ये सिंबल है और ये सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इससे ज़्यादा इजी क्या ही देगा वो। ईए की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, आर की वैल्यू तो आप लोगों के पास गिवन ही होती है 8.314, ये तो कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर, और क्या हो गया, के तो हमारा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। और लॉग निकालना तो आप लोगों को आता है। लॉग के टाइम पे ना सिर्फ दो वैल्यूज याद रखो, एक तो होती है लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, एक है लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। बस इन दो वैल्यूज को ना हमेशा याद रखो। अगर ये दो वैल्यूज याद हो गए तो लॉग की कोई भी वैल्यू आप 1 मिनट में सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे log 5 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, log 2 प्लस log 3 निकल जाएगी। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस 0.4771, log 5 की वैल्यू निकल जाएगी। log 6 की निकालनी है तो log 3 प्लस log 3 है ना, log 7 की निकालनी है log 5 प्लस log 2, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हुआ, बी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यहाँ इस इक्वेशन में ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया। 7th क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों गिने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं, उन्हें बस स्टेबिलिटी से मतलब है। हाइड्रोजन मिल रहा है वो हाइड्रोजन के साथ कर देगा, ऑक्सीजन मिल रहा है वो ऑक्सीजन के साथ कर देगा, एक टाइम पे दो दो के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए उस वो सेंट्रल एटम भी कम बना लेता है। 6 के साथ बॉन्ड कर रहे हैं एक साथ, अलग अलग वो भी लिगेंड्स के साथ, उसे बस अपनी बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी से मतलब होता है। तो इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता, मतलब कि वो वेरियस रिएक्शंस नहीं देता। तो हमारा पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है, उसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का जो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी का एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो मेरे पास आता है मैग्नीज, ठीक है, Mn। मैग्नीज जो है वो +3 +4 +5 +6 +7, 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन। विटामिन B12, विटामिन B12। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकरस्टीन्स रिएक्शन। सबसे पहले तो ये बताओ कि फिंकरस्टीन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। इसमें मैं कोई भी अपना एल्काइल हैलाइड ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मीथेन, वो सॉरी क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसके साथ मैं सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करती हूँ तो मेरे पास आता है CH3I प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मेरे पास रिएजेंट, एज अ रिएजेंट मैंने कौन सा यूज किया है, रिएजेंट होता है मतलब उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए मैंने कौन सा कैटलिस्ट यूज। यहाँ पर मेरे पास है NaI, सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखना है आपको, ठीक है।
जिसके जितने कम कार्बन्स होंगे उसका उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते रहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। एक तो नंबर ऑफ कार्बन होता है फैक्टर, दूसरा होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग तो आपको पता है ना, जो मिथाइल इथाइल हम डालते हैं सिंपल चेन में, उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेंटेन में मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 कार्बन है और एक फंक्शनल ग्रुप है OH 5 कार्बन। ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में देन 5 कार्बन, इसमें इथ ऑक्सीथेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया। वो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 4। तो इनमें से सबसे ज्यादा कम ब्रांचिंग और सबसे ज्यादा कार्बन किस में है, अपना एन ब्यूटेन में। एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज IUPAC नेमिंग ऑफ सिनेमल एल्डिहाइड? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या IUPAC नेमिंग क्या है भाई? 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1A। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन नेमिंग। ये कॉमन नेम है और ये है इसका IUPAC। एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 12th। What is the type of isomerism between prop1 amine and prop2 amine? इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है? ठीक है, तो ढंग से देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, डिफरेंट क्या हुआ है, पोजीशन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा पोजिशनल आइसोमर, जिसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम बट different positions of functional groups। take a screenshot। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 13। okay. Which of the following is not a disaccharide? Which of the following is not a diacride? बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, राइबोस। डायरेक्ट क्वेश्चन है राइबोस, बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोटिंग? ये भी बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। बताओ। विटामिन के। यहाँ पे हमारे MCQ क्वेश्चंस तो हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन वो हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट होती है उसकी रीजन। अगर या तो वो रीजन करेक्ट नहीं है या फिर वो रीजन इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पर जो वो रीजन दिया गया है वो उसका करेक्ट नहीं है। तो 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें चारों में से पहला क्वेश्चन इसने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 15। स्टडी ऑफ एस्टिनॉइड्स इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके ठीक है, हमारे पास 2 स्टडीज होती है, एक तो होती है लैंथेनॉइड्स और एक होती है एक्टिनॉइड्स, जो कि हमें दिए जाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होते क्या हैं, जो D ब्लॉक एलिमेंट्स की 3rd ट्रांजिशन सीरीज है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स को बैठाना था बट वहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो उसी का जो फर्स्ट वाला हमारा रो है ना, उसी का थोड़ा माइक्रोवेव हमने 2 रो और बना दिए हैं नीचे प्रोडिक टेबल में, जिनको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट।
में दो रोज आती है, पहली होती है हमारी लेंथेनॉइड और दूसरी होती है हमारी एक्टिनॉइड्स। पहला इसने हमें बोला है कि जो स्टडी है एक्टिनॉइड्स रिजल्ट है और लेंथेनॉइड्स है। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा हमें इसने रीजन दिया है कि उस चीज़ का रीज़न है कि एक्टिनॉइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, जिन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यस बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि गलत है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पर है करेक्ट। लेंथेनॉइड्स की स्टडीज इसलिए इजी होती हैं क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। एक्टिनॉइड्स की स्टडी इसलिए हार्ड होती है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है नेचर में। नेक्स्ट आता है, हम स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, इसने बोला है थायोसाइनेट ligands can cause linkage isomerism. Ambident ligands results in linkage isomerism in coordination. ओके सबसे पहले तो हम ये देखते हैं थायोसाइनेट कौन से होते हैं हमारे SCN। जहाँ थायो आ जाता है ना, साइनाइड्स होते हैं हमारे CN, जहाँ थायो आ जाता है वहां पर हम S लगा देते हैं। और आइसोथायोसाइनाइड्स कौन से होंगे? जिनमें NCS के थ्रू बताएंगे, मतलब कि थायोसाइनाइड की एस से रिएक्शन हो रही है, और अगर आइसोथायोसाइनाइड आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन N की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है। नेक्स्ट इसने मेरे को रीजन ये दिया है कि इसका रीजन ये है क्योंकि जो SCN है वो हमारा एम्बिडेंट लिगेंड्स। बिल्कुल सही है। एम्बिडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो दोनों तरफ से रिएक्शन दे सकें, जिनके मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड में रिएक्शन दे सकें। इसमें सल्फर की तरफ से रिएक्शन भी हो सकती है। अगर रिएक्शन सल्फर की तरफ से हुई तो मैं उसको बोलूँगी थायोसाइनाइड, और अगर रिएक्शन नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है तो मैं उसको बोलूँगी आइसोथायोसाइनाइड। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Alcohols are readily soluble in water. Alcohols form hydrogen bonding with water. पहला इसने मेरे को दिया है कि अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। रीजन इसने मेरे को ये दिया है क्योंकि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के। बिल्कुल सही है। अल्कोहल जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सिंबल होता है OH, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो फिर ये क्या बनाता है? बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें भी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और ए जो वो आर जो है वो ए की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द ओके लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड वी गेट न्यूक्लियोसाइड्स। नहीं ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। जब न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ बनाते हैं तो हम न्यूक्लियोसाइड्स नहीं मिलते। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड दोनों ही प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, वो रिएक्शन से नहीं मिलते। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोर डाइएस्टर लिंकेज। यस ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चंस पार्ट 1 खत्म होता है। सेकेंड पार्ट में हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सेम सैम्पल पेपर के साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर वो कोई छोटा सा टॉपिक हुआ तो मैं उसको किसी भी वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आप ऐसा है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा 30 to 40 मिनट्स का या फिर उस टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी 20 to 25 मिनट्स की, ताकि छोटा
ताकि आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो सके और कम से कम टाइम में कवर। जय हिंद, जय भारत।